हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नेक्स्ट थ्योरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज रिकार्डियन थ्योरी। सो दिस रिकार्डियन थ्योरी is written by the economist David Ricardo and it comes under the book The Principles of Political Economy and Taxation in the year 1921। रिकार्डियन थ्योरी बहुत ही मेजरली पूछी जाती है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। इसके 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे एंड इट कम्स अंडर द टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यूपीएससी इकोनॉमिक ऑप्शनल, ऑल्सो सेबी, आरबीआई ग्रेड बी, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में दिस द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस थ्योरी कैन बी आस्क्ड। नाउ द assumptions जो रिकार्डो ने ली है वो फर्स्ट assumption is all land is used for the production of coal and the working forces in agriculture helps in determining distribution in industry। मीन्स कि अगर ये एक लैंड का पीस है तो इस पूरे लैंड पे सिर्फ कोल ही ग्रो हो रही है और जो भी इस पे वर्किंग फोर्सेस है वो डिटरमाइन करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मीन्स से कितने किसको कितने ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो भी इस एग्रीकल्चरल लैंड पे वर्क फोर्स काम कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना प्रोडक्शन यहाँ से आ रहा है। सेकेंड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन लैंड। मीन्स कि जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स्ड है, अगर वो फिक्स्ड है और उस पर सारे फोर्सेस काम करते रहेंगे तो एक टाइम आने के बाद हमारे जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो कम हो जाएंगे। तो therefore the returns होंगे वो डिमिनिशिंग हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल ऑन दिस टाइप ऑफ लैंड। डिमांड फॉर कोल इज परफेक्टली इनइलास्टिक। लेबर एंड कैपिटल वेरिएबल इनपुट्स है, मीन्स कि हम इनको चेंज कर सकते हैं। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल कि कैश के फॉर्म में या रॉ मटेरियल्स के फॉर्म से वो सब कुछ इसमें आ जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। देयर इज कैपिटल होमोजिनिटी कि सेम टाइप ऑफ कैपिटल है इसमें। स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज गिवन, मीन्स कि टेक्नोलॉजी हमें गिवन है। ऑल वर्कर्स आर पेड अ सब्सिस्टेंस वेज कि वर्कर्स को जो वेजेस मिल रहे हैं वो सब्सिस्टेंट रेट में मिल रहा है, मतलब इतने नहीं मिल रहे कि वो सेविंग भी कर पाए। जो उनके वेजेस हैं वो बिल्कुल उनके डेली नीड्स को मीट करने के लिए उन्हें मिल रहा है सिर्फ। सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर इज गिवन एंड कांस्टेंट, मीन्स कि सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर मीन्स कि वेजेस जो है वो गिवन है, कांस्टेंट है। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल कि अगर कैपिटल ज़्यादा होगी तो लेबर की डिमांड भी होगी। और दोनों ही बोथ डिमांड एंड प्राइस ऑफ लेबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। मीन्स कि जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो मोर कैपिटल, मोर प्रोडक्टिविटी एंड मोर profit. So these are the assumptions of Ricardian theory. Now let's talk about the explanation of the theory. तो रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में 2 प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट वन इज मार्जिनल प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज सरप्लस प्रिंसिपल। तो मार्जिनल प्रिंसिपल ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी इस लैंड के पीस पे जितना भी कोल प्रोड्यूस हुआ उसमें से कितना शेयर रेंट में जाएगा। मीन्स कि जो भी इस कोन से हमें आउटपुट मिलेगा, जितना भी कैश आउटपुट मिलेगा उसमें से कितना शेयर तो रेंट में जाएगा। और फिर जो भी रेंट में देने के बाद हमारे पास बच गया है विच रिकार्डो कॉल्स इट सरप्लस, उसको हम शेयर कर देंगे बिटवीन वेजेस एंड द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ 3 ही बंदे काम कर रहे हैं। फर्स्ट इज लैंडलॉर्ड, सेकंड इज कैपिटलिस्ट एंड थर्ड इज लेबरर्स। तो इन्हीं तीनों के बीच में हमें डिवाइड करना है अपना जो टोटल शेयर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जिसका राइट बनता है उस आउटपुट पे वो है लैंडलॉर्ड्स। तो फर्स्ट सबसे पहले रेंट दे देंगे विच इज अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल सरप्लस, और फिर जो भी शेयर बचता है वो हम डिवाइड कर देंगे कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट दे करके और लेबरर्स को वेजेस दे करके। तो ये हो गया हमारा सरप्लस प्रिंसिपल में वेजेस और प्रॉफिट, और जो रेंट है वो जाएंगे हमारे मार्जिनल प्रिंसिपल में। तो रिकार्डो बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों की बात करते हैं ना। जो भी इकोनॉमी में हमारे 3 हमें देने हैं जो शेयर्स, फर्स्ट इज रेंट, वेज एंड प्रॉफिट। अब इन तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होती है? तो सबसे पहला जो राइट है वो रेंट पे ही होता है।
तो रेंट पर वर्कर अगर हमें फाइंड आउट करना तो वो हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और अगर हमें टोटल रेंट निकालना हो कि मतलब हमने टोटल रेंट कितना दिया है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर से, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का अगर हमें टोटल निकालना होता है तो उसके यूनिट्स ही आएंगे इनटू में कि कितनी यूनिट है और ये एवरेज प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। नाउ जो रेजिडुअल बच गया है मतलब जो टोटल आउटपुट माइनस रेंट, तो ये डिवाइड हो जाएगा वेज में और प्रॉफिट में। तो सबसे फर्स्ट है वेज रेट। तो वेज रेट हम निकाल रहे हैं कि जो भी टोटल फंड आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये वेज रेट एक लेबर का निकलेगा एट द सब्सिस्टेंस लेवल, कि जो भी उनकी डेली नीड्स को मीट करने के लिए है, तो ये निकल जाएगा वेज रेट। नाउ लास्ट इज प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन पे। इट डिपेंड्स ऑन कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन को रिकार्डो ने एक स्पेशल प्लेस दिया अपनी थ्योरी में। उसने फोकस किया कैपिटल एक्यूमुलेशन पे कि जितना ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। नाउ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, कि कैपिटल एक्यूमुलेशन पे ही हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। बट अभी कैपिटल एक्यूमुलेशन ही किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी टू सेव एंड विलिंगनेस टू सेव। क्योंकि हमने ये पढ़ा होता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमी का रूल है कि जितनी भी इकोनॉमी में सेविंग्स होंगी वही इन्वेस्ट हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में, और विच लीड्स टू कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कितनी कैपेसिटी है सेव करने की, कोई बंदा कितना सेव कर सकता है, एंड सेकेंड इज विलिंगनेस टू सेव, कि कोई बंदा कितना सेव करना चाहता है। तो ये दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब बंदा चाहेगा तभी सेव करना जब उसको सेव कर सकता हो, जब उसके पास कैपेसिटी हो। तो अभी कैपेसिटी टू सेव भी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितनी उसके पास नेट सरप्लस बचा है। मीन्स कि टोटल आउटपुट में से सबसे पहले तो उसने दे दिए अपना रेंट, अब इसके बाद भी जो उसने लेबर को वेज दे दिए, लेबर वेज दे दिए, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट सरप्लस। तो वो इस नेट सरप्लस पे डिपेंड करता है कि इस नेट सरप्लस में से वो कितना सेव करेगा और कितना कैपिटल एक्यूमुलेशन होएगा, और फिर वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना प्रॉफिट आएगा। तो ये कैपिटल एक्यूमुलेशन का पूरा प्रोसीजर। कैपिटल एक्यूमुलेशन इज ऑफ प्रॉफिट रेट। तो प्रॉफिट रेट होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में वेजेस। नाउ हमने ये assumption से पढ़ा था कि जितनी भी कैपिटल इकोनॉमी में लगी हुई है उस लैंड पे वो सारी वर्किंग कैपिटल है, सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इट मीन्स कि वेज बिल के इक्वल होगी। नाउ अगर जब तक रेट ऑफ प्रॉफिट पॉजिटिव रहेगा, टिल रेट ऑफ प्रॉफिट इज पॉजिटिव, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सरप्लस इंक्रीज होगा, उससे वेजेस सरप्लस इंक्रीज होगा तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे जैसे कैपिटल एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहेगा तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो लेबर इंक्रीज करेंगे, और अगर लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेजेस भी बढ़ेंगे। तो जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड हुआ, वेजेस पे, और जो वेजेस है वो डिपेंड करते हैं प्राइस ऑफ कॉर्न पे, और प्राइस ऑफ कॉर्न डिपेंड करते हैं फर्टिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड पे। कि जितना भी प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा वेजेस पे, कि जितने वो वेजेस दे रहे हैं उतना ही वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर वेजेस इंक्रीज कर दिए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर वेजेस डिक्रीज कर दिए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट और वेजेस में, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो अगर जो वेजेस है वो डिपेंड करते हैं प्राइस ऑफ कॉर्न पे, कि अगर प्राइस ऑफ कॉर्न बढ़ रहा है तो वेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, अगर प्राइस ऑफ कॉर्न कम हो रहा है तो वेजेस भी कम हो जाएंगे। और प्राइस ऑफ कॉर्न डिपेंड करेगा फर्टिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड पे। मार्जिनल लैंड का मतलब कि जो सबसे कम फर्टाइल लैंड है उसको बोलते हैं मार्जिनल लैंड। तो जो भी फर्टिलिटी बची है लास्ट पीस ऑफ लैंड पे जो कम फर्टाइल है, उस पे वो डिपेंड करेगा कि कितना कौन का हमें प्राइस रखना है। नाउ अगर एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होती है कि ज़्यादा टेक्निक्स लग रही है, ज़्यादा एफिशिएंसी हो रही है, तो इसका मतलब कि मशीन ज़्यादा लग रही है उस पर, और अगर मशीन ज़्यादा लगेंगी इसका मतलब कि कम वर्कर्स काम कर सकते हैं, और कम वर्कर्स ज़्यादा अच्छी मशीनें, इट मीन्स कि आउटपुट अच्छे से बनेगा। और अगर आउटपुट मशीनों की हेल्प से बन रहा है, लेबर की हेल्प से नहीं बन रहा है, इट मीन्स कि वेजेस कम देने पड़ रहे हैं। अगर वेजेस कम देने पड़ रहे हैं तो प्राइस ऑफ कॉर्न भी कम हो जाएगा।
सब्सिस्टेंस वेजेस कम हो जाएंगे, और अगर वेजेस कम देंगे इट मीन्स कि प्रॉफिट इंक्रीज, बिकॉज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट, और जो ये टोटल कॉस्ट है ये वेजेस ही है। तो अगर हमारे वेजेस कम होंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड द वेजेस। और अब अगर वर्षीय साइकिल, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा, विच इन टर्न इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर, देन वेजेस इंक्रीज, और अगर वेजेस इंक्रीज होंगे तो इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, डिमांड फॉर कॉर्न और प्राइस ऑफ कॉर्न भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुए और यहाँ पर वेजेस कम हो गए, तो फिर से क्या होगा, अब यहाँ पे जब वेजेस बढ़े तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से वही कंक्लूजन सामने आ रहा है कि विद राइज इन वेजेस प्रॉफिट डिक्लाइन। तो फिर से हम यही प्रूफ हो रहे हैं, यही प्रूफ कर रही है रिकार्डो की थ्योरी कि अगर वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, और अगर वेजेस डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि वेजेस और प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इट इज द प्रॉफिट रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। हम ये देखेंगे कि रिकार्डो ने किस सिचुएशन में ये बोला कि कैपिटल एक्यूमुलेशन डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन है जब वेजेस इंक्रीज हो रहे हो। तो जो वेजेस हैं वही डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर कैपिटल में जा रहा है, मतलब कितना शेयर प्रॉफिट में जाएगा और कितना शेयर लेबर को वैसे मिलेगा। तो अगर हमारे वेज रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वेज रेट तभी इंक्रीज होंगे जब प्राइस ऑफ द गुड, मतलब कि प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीज होगा। ये हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा कि जब भी प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीज होंगे तो वेज रेट भी इंक्रीज होगा। तो अगर वेज रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि लेबर के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है। अगर लेबर के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो फूड की डिमांड इंक्रीज करेगा, और जैसे ही फूड की डिमांड इंक्रीज होगी तो जो सबसे कम फर्टाइल लैंड है, जो लेस फर्टाइल लैंड है, उसको भी और ज्यादा मतलब अपने प्लोइंग में ले आएंगे खेती करने के लिए। तो अगर और कम फर्टाइल लैंड को ज्यादा में लेके आ रहे हैं तो उस पर काम करने के लिए हमें लेबर्स भी चाहिए, तो लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी तो उससे वेजेस इंक्रीज होंगे, जो फिर से प्राइस ऑफ कॉर्न को इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीज हुए या फिर वेजेस इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर सेविंग कम होगी, सेव कम होगा तो इन्वेस्ट कम होगा, और विच इन टर्न डिक्रीज द कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो ये वो सिचुएशन है जब कैपिटल एक्यूमुलेशन डिक्रीज होता है। नाउ थर्ड इज डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स इन अदर इंडस्ट्रीज। इसमें ये है कि जितनी भी इकोनॉमी में हमारे इंडस्ट्री सेक्टर है और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इंटरलिंक्ड होता है आपस में, कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चरल की भी डिमांड बढ़ेगी, उसका भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हमारी इकोनॉमी में एजम्पशंस के अकॉर्डिंग कौन एज एन इनपुट यूज हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्रीज होगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डिक्रीज होगा। तो इससे पता चलता है, रिकार्डो ये बोलते हैं कि जो फार्मिंग सेक्टर में प्रॉफिट है वो डिटरमाइन करता है कि बाकी इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कैसा होगा। तो अगर एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कम, इसका मतलब कि हो सकता है कि फिर वेजेस भी कम मिले वर्कर्स को। अगर वेजेस कम मिलेंगे तो वो डिमांड कम करेंगे, और चीज़ों के लिए डिमांड फॉर गुड्स कम हो जाएगा, और अगर डिमांड फॉर गुड्स ही कम हो जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या बाकी अदर सेक्टर्स में प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। तो इसका यही मतलब है रिकार्डो का बोलने का कि अगर फार्मिंग सेक्टर से ही सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, कि अगर फार्मिंग सेक्टर में प्रॉफिट्स कम कम होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएंगे। नाउ अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की और कौन कौन से सोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट जिससे कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है। तो रिकार्डो ने दो चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस किया। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ। सेकेंड इज जो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन है, जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, उस कंजम्पशन को डिक्रीज कर दो। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लेबर में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज हो सकती है बाय यूजिंग एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, तो उससे कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। बट रिकार्डो ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है पहले ही, कि टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी। बिकॉज कि अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी इसका मतलब कि ज़्यादा मशीन्स लग रही हैं तो कम लेबर की डिमांड होगी, और अगर लेबर से कम डिमांड होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो यही रीज़न है कि रिकार्डो ने टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है।
नाउ एक सोर्स टैक्सेस भी हो सकता है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, कि टैक्सेस इम्पोज कर दो, बिकॉज उससे जो रिकार्डो का एम्फेसिस है कि अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन को डिक्रीज करना, वो हो सकता है। क्योंकि अगर टैक्सेस लगेंगी तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, और अगर पैसा कम बचेगा तो कंजम्पशन भी थोड़ी कम होगी। अनप्रोडक्टिव का मतलब कि अगर किसी लिकर पे कोई बंदा स्पेंड कर रहा है तो दैट इज अनप्रोडक्टिव, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन इससे कम हो सकती है। और ये कैपिटल एक्यूमुलेशन है गवर्नमेंट का। और टैक्सेस से जो भी एक्स्ट्रा रिवेन्यू है या फिर कोई भी मतलब इनकम टैक्स वगैरह लग रहा है, तो उससे जो लेबरर्स हैं, कैपिटलिस्ट है, उनके हाथ से पैसा जा करके गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है। लेकिन इससे एक बात और भी हो सकती है, अगर ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं तो प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। कि अगर पीपल थिंक कि हम सारा ही टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उससे प्रोडक्शन हमारी कम भी हो सकती है। इसीलिए रिकार्डो ने टैक्सेस को फेवर नहीं किया अपनी इकोनॉमी में, कि ही सेड कि नो टैक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। नाउ द सेकंड सोर्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इज फ्री ट्रेड। रिकार्डो फ्री ट्रेड के फेवर में थे। रिकार्डो फेवर्स इट। रिकार्डो ने बोला था कि अगर हम कोल को इंपोर्ट कर लें तो हमारा प्रॉफिट रेट डिक्लाइन होने से बच सकता है। लेकिन अगर इसका भी एक ड्रॉबैक है कि अगर हम कोल को इंपोर्ट करेंगे तो हमारी लैंड वेस्ट हो जाएगी, तो लैंडलॉर्ड्स के पास रेंट नहीं जाएगा। ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ेगी, क्योंकि फिर हमारे वर्कर्स कैसे काम करेंगे अगर हम कोल ही बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे तो इनकी सिचुएशन जो है वो हमारी वर्सन होती जाएगी, वही खराब होती जाएगी। तो इसीलिए रिकार्डो इसको भी ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे थे बट इन लिमिटेशंस की वजह से ये भी उनको स्टेबल नहीं लगा। तो जो कैपिटल एक्यूमुलेशन के दोनों सोर्सेज हैं, टैक्सेस एंड फ्री ट्रेड, वो दोनों ही कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। नाउ अब जो भी रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में बोला है वो सब इस डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक लेबर एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी टेक कोन। दिस इज द एपी कर्व, दिस इज द एमपी कर्व एंड दिस इज द यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, कितनी लेबर इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है। तो जो टोटल आउटपुट आएगा वो आएगा ओ क्यू आर एंड एम। कि ये जो आर एम है ये तो हो गया एवरेज प्रोडक्ट पर लेबर, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओ एम से तो ये आ जाएगा हमारा टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट आ गया ओ क्यू आर एम। नाउ अभी हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा कि जो रेंट होता है इट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय लेबर एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रोडक्ट है इतना ओ क्यू आर एम माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट है इतना ओ पी टी एम। कि टी एम जो है वो है मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओ एम के साथ तो ये आ जाएगा ये ओ पी टी एम। तो अगर ओ क्यू आर एम में से हम पी टी ओ एम को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा पी क्यू आर टी, ये वाला पोर्शन पी क्यू आर टी। तो ये जो है ये है हमारा रेंट, कि जो हमने रेंट में दिया है। नाउ जो ओ डब्ल्यू है वो है सब्सिस्टेंस वेज, और ओ एम हमने लेबर एम्प्लॉय किया हुआ है। तो जो हमारा टोटल वेज बिल आएगा वो आएगा ओ डब्ल्यू एल एम, ये वाला ओ डब्ल्यू एल एम हो गया हमारा टोटल वेज बिल। तो नाउ जो हमारा प्रॉफिट बचेगा वो होता है कि टोटल आउटपुट में से रेंट को हटा दो और वेजेस को हटा दो। तो जो टोटल आउटपुट है वो है इतना ओ क्यू आर एम, और अगर ओ क्यू आर एम में से पी क्यू आर टी को हटा दिया और ओ डब्ल्यू एल एम को हटा दिया तो वी आर लेफ्ट विथ पी डब्ल्यू एल टी, और यही हमारा प्रॉफिट है डब्ल्यू पी एल टी, दिस वन। ये पी डब्ल्यू एल टी जो है ये बच गया हमारा प्रॉफिट। तो यही रिकार्डो ने अपनी पूरी थ्योरी में बोला है कि इतना हमें प्रॉफिट देना है, इतना वेज देना है, इतना रेंट देना है। तो जो भी टोटल आउटपुट में से हम रेंट हटा देंगे और वेज बिल को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट। नाउ रिकार्डो का ये कहना था कि एक टाइम आने के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाती है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल नील हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं कि वो स्टेशनरी स्टेट आ गई, कि बस अब कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होना बंद हो गया है, और एक नेचुरल टेंडेंसी है हर इकोनॉमी के लिए। तो जब भी हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज करेगा प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ साथ, तो टोटल आउटपुट भी इंक्रीज होगा जो फिर वेज फंड को इंक्रीज करेगा। और अगर हमारा वेज फंड इंक्रीज होता है तो फिर वही कि इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी फूड के लिए,
और अगर डिमांड फॉर फूड बढ़ेगी तो जो लेस फर्टाइल लैंड है वो उसको भी कल्टीवेशन के लिए लाया जाएगा। तो जब ये भी पड़ रही है तो जो सुपीरियर लैंड, अब जब फर्टाइल लैंड को भी ले आएंगे हम, तो जो सुपीरियर लैंड है, सबसे अच्छी क्वालिटी की लैंड है, उसके तो रेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होने हैं, क्योंकि अगर बुरी वाली लैंड को भी हम लेके आ रहे हैं कल्टीवेशन के लिए तो जो अच्छी क्वालिटी की लैंड है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके शेयर इंक्रीज हो जाएंगे और ज़्यादा हम ये जो आउटपुट लेगा। तो अगर ये रेंट इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो बाकी बचा हुआ शेयर है, मीन्स की जो प्रॉफिट है और जो वेजेस है वो दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहला राइट रेंट का है, फिर जो बचेगा उसमें से प्रॉफिट और वेजेस दिए जाते हैं तो वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस हिसाब से प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, वेजेस भी डिक्रीज होंगे और वो दोनों ही सब्सिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारे प्रॉफिट्स बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते। तो इसको हम इस फिगर की हेल्प से देखते हैं कि जब डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो गई, पहले ओएम थी, अब अगर ओएन हो गया है तो इट मीन्स कि जो हमारा टोटल आउटपुट इकोनॉमी में है वो है OABN। टोटल आउटपुट इज OABN। इसमें से हम अपने लेबर्स को जो शेयर दे रहे हैं वो दे रहे हैं OWSN, माइनस कर दो OWSN, मीन्स कि ये वाला पार्ट गया। और जो हम अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं वो है APL माइनस MPL। तो जो टोटल एवरेज प्रोडक्ट था वो था OABN। OABN में से अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, मतलब कि OWSN, तो जो हमारा ये बचेगा, रेंट बचेगा, वो आ जाएगा WABS। तो ये सारा ही पोर्शन जो है वो कवर हो गया हमारा प्रॉफिट और रेंट और वेजेस में। तो जो प्रॉफिट बचा वो बचा निल, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस इज व्हाट रिकार्डो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट की टोटल आउटपुट OABN में से OWSN तो चला गया हमारा वेज बिल में एंड WABS हमारा चला गया रेंट में। तो जो टोटल प्रॉफिट बचा वो जीरो बचा। और यही स्टेशनरी स्टेट है कि इस स्टेट में कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी क्योंकि वेज रेट बिल्कुल सबसिस्टेंस लेवल पे है, और टेक्निकल प्रोग्रेस भी बंद हो जाएगी। तो ये इसी को स्टेशनरी स्टेट बोला है और ये ही हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। नाउ व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थ्योरी, कि रिकार्डो की थ्योरी को कैसे, इसमें क्या क्या वीकनेस है, कैसे कैसे इसको क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी होनी नहीं चाहिए, मतलब इन्होंने एजम्पशन ही ये लेके चले कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस में, डेवलपिंग नेशंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में। सेकेंड इज रॉन्ग नोशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट, कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से किसी पॉइंट पे आके हमारे प्रॉफिट्स बिल्कुल जीरो हो जाएं, ये नहीं होता है। कैपिटल एक्यूमुलेशन या फिर प्रॉफिट किसी ना किसी रेट पे हमेशा इंक्रीज करते हैं। एंड थर्ड इज बेसलेस नोशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन, कि वेज रेट बढ़ने से पॉपुलेशन जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज हो, क्योंकि ये मालथूस की थ्योरी में प्रूव्ड है। नेक्स्ट इज लेस फेयर पॉलिसी, की नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये गलत है, हर इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होना जरूरी है। फिफ्थ की रिकार्डो ने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को इग्नोर किया और ये ग्रोथ थ्योरी ना होकर एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट इसकी सिर्फ इसने कोन को ही लिया है कि कैसे कैसे कोन इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा, तो ये गलत है कि सिर्फ कोन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, और भी बहुत सारे गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस हो गए। तो दीज आर द सम क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थ्योरी, बट ऑल्दो इन द कंक्लूजन इतनी सारी वीकनेसेस होने के बाद भी रिकार्डो की जो थ्योरी है, जो उसने कैपिटल एक्यूमुलेशन में दी है रिकार्डो, रिकॉर्डिंग। So after all these weaknesses, we can say that कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में जो कैपिटल एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट दिया है, that is very important, that is very crucial। तो हम ये नहीं बोल सकते कि रिकार्डो की थ्योरी बिल्कुल ही बेसलेस है, तो it is a good theory। So I hope कि आपको रिकार्डो की थ्योरी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। So if you like this video, then please like, share and subscribe my channel। Thank you so much for watching it।